नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। जैसे कि हम एम लक्ष्मीकांत जो इंडियन पॉलिटी की बुक है उसके चैप्टर 22 यानी कि पार्लियामेंट को कवर कर रहे हैं। और इससे भी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट मतलब पार्लियामेंट में किसी भी विधेयक को पास करने की क्या प्रक्रिया होती है उसके बारे में हमने कवर किया था। और अब जो है उसी का एक पार्ट है और नेक्स्ट पार्ट जो है वो मनी बिल कि मनी बिल को लेकर क्या प्रोसेस है, कौन सा आर्टिकल है जो मनी बिल के बारे में बताता है और मनी बिल को इंट्रोड्यूस कैसे किया जाता है पार्लियामेंट में और राज्यसभा का क्या राइट्स है मनी बिल के संबंध में, उसको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो मनी बिल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट से। इसमें 2-3 आर्टिकल्स हैं जो मैं स्टार्टिंग में ही बताता हूँ यहाँ। तो आर्टिकल नंबर 109 यानी कि 109, 110 और 111 ये 3 आर्टिकल्स हैं जो कि 111 तो खैर सभी बिल से संबंधित है क्योंकि बिल पे अगर जो प्रेसिडेंट अपनी सहमति देते हैं वो 111 के अनुसार उससे दी जाती है। जबकि 109 जो है एक स्पेशल प्रक्रिया जो होती है कि मनी बिल को पास करने की, उसको इंट्रोड्यूस करने की, उसके बारे में बताता है। और वहीं अगर हम बात करें आर्टिकल 110 है, तो आर्टिकल 110 जो है वो मनी बिल की क्या डेफिनेशन है, आखिरकार मनी बिल कौन से बिल्स होते हैं उसके बारे में बताता है। तो याद रखने की ज़रूरत है, हम आर्टिकल नंबर 109 और 110 ये 2 आर्टिकल जो है वो मनी बिल से रिलेटेड हैं। देखो शुरू करते हैं हम। आर्टिकल 110 जो है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द डेफिनेशन ऑफ द मनी बिल्स यानी कि मनी बिल की जो डेफिनेशन है कि क्या कौन से बिल्स मनी बिल कहे जाएंगे, वो आर्टिकल 110 जो है वो डिफाइन करता है इस चीज़ को। ये बताता है कि एक बिल जो है इज डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजंस डीलिंग विद ऑल या एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। यहाँ पर देखो क्या क्या रखा कि मनी बिल्स को देखो केवल वही प्रोविजंस जो प्रोविजंस आर्टिकल नंबर 110 में बताए गए हैं, या तो वो सभी हों, सभी प्रोविजंस हो, या उनमें से कोई भी एक प्रोविजंस किसी भी मैटर उस मैटर से रिलेटेड है, तभी उसको जो है मनी बिल कंसिडर किया जाएगा। अब कौन कौन से प्रोविजंस हैं उनको देखते हैं हम। जैसे कि द इम्पोजिशन, एवोल्यूशन, रिमिशन, अल्ट्रेशन, रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स यानी कि कोई भी टैक्स को लगाना, उसको ख़त्म करना, उसमें कोई चेंजेस करना या उसके रेगुलेशन से संबंधित उसमें कोई बदलाव करना, अगर टैक्स से संबंधित है तो वो मनी बिल कहा जाएगा। दूसरा, द रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग्स ऑफ द मनी बाय द यूनियन गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा जो पैसा लिया जाता है उसको कैसे रेगुलेट करना है, अगर उससे संबंधित यदि कोई बिल है तो उसको भी मनी बिल समझा जाएगा। जबकि तीसरा देखें तो द कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया या पेमेंट ऑफ मनी इनटू और विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम एनी सच फंड। तो जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है और कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, इनसे इनकी कस्टडी को लेकर है अगर कोई भी बिल, या कैसे ये पैसा इन फंड से निकाला जाएगा, उससे विड्रॉल किया जाएगा, किसी को पेमेंट करनी है तो उससे रिलेटेड यदि कोई बिल है तो वो भी मनी बिल ही कंसिडर किया जाएगा। चौथा पॉइंट है द एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ मनी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि वही जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है उससे रिलेटेड यदि कोई बिल उसके पैसे के लेन देन से रिलेटेड है तब भी उसको मनी बिल कंसिडर किया जाएगा। वहीं अगर बात करें फिफ्थ, तो डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर यानी कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसके खर्चे से लेकर, मतलब जैसे अगर हम बात करें तो सैलरीज जो होती हैं कुछ ऐसी पोस्ट की जैसे कि सीजीआई हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, ठीक है, इन गवर्नर्स हैं, तो इनकी जो जो सैलरीज होती है वो चार्ज की जाती है, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उसको देना ही देना है। तो उससे रिलेटेड यदि कोई भी खर्चा है तब भी वो एक बिल जो होगा वो मनी बिल कंसिडर किया जाएगा। सिक्स पॉइंट दे रखा है द रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया या कस्टडी ऑफ सच इशू या ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ द यूनियन और द स्टेट। कैसे जो ऑडिट किए जाते हैं अकाउंट से कि यूनियन गवर्नमेंट्स का अगर कोई भी अकाउंट है उसको ऑडिट करना है या उसमें कैसे लेन देन करना है उसकी कस्टडी को लेकर है, तो ये भी बिल जो है वो मनी बिल कंसिडर किए जाएंगे। सेवन्थ पॉइंट है एनी मैटर इंसिडेंटल टू एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड एवर यानी कि जो ऊपर हमने 6 पॉइंट्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड यदि कोई भी मामला है और उससे रिलेटेड यदि कोई भी बिल है तो वो मनी बिल कंसिडर किया जाएगा। तो कुल मिलाकर आप ऐसे कह सकते हो कि मनी बिल का मतलब यहाँ पर जो बताया गया है वो सरकार के लेन देन मतलब पैसे से संबंधित जो बिल्स होते हैं उन्हीं को कहा जाता है कि मनी बिल्स हैं। नीचे क्लियर कर रखा है कि अ बिल इज नॉट टू बी अ डीम्ड टू बी अ मनी बिल बाय रीजन ओनली दैट इट प्रोवाइड्स फॉर, कि कब एक मनी बिल नहीं कंसीडर किया जाएगा, कब कब नहीं किया जाएगा, यदि
द इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स और पेक्यूनरी पेनल्टीज, यदि कोई भी बिल इस चीज़ से संबंधित है कि किसी भी तरीके के कोई फाइन्स लगाने हैं या कोई पेनल्टी को लगाना है, अगर उससे रिलेटेड कोई बिल है तो वो मनी बिल कंसिडर नहीं किया जाएगा। यहाँ पर एक बात तो कॉमन है कि देखो, अगर कोई भी फाइन्स लगाया जा रहा है या कोई पेनल्टीज लगाई जा रही है तो इसका मतलब क्या है कि एक पर्सन को अपनी जेब से पैसा देना पड़ेगा। तो ये भी अगर हम कह सकते हैं कि एक पैसे से लेन देन है, लेकिन यहाँ क्लियर कर रखा है कि इस तरीके के जो बिल हैं वो मनी बिल कंसिडर नहीं किए जाएंगे। दूसरा है द डिमांड और पेमेंट ऑफ फीस फॉर लाइसेंस और फीस फॉर द सर्विस रेंडर्ड, यानी कि जैसे कि कोई किसी भी चीज़ का कोई लाइसेंस लिया जाता है और लाइसेंस को लेने के लिए जो फीस दी जाती है, या कोई भी एक सरकार, ऐसे कोई भी सरकार से ही या कोई भी एक अलग अथॉरिटी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो उससे जो सर्विस देने के लिए जो चार्ज की जाती है फीस, उससे संबंधित यदि कोई बिल है तो वो भी मनी बिल कंसिडर नहीं किया जाएगा, वो नॉर्मल बिल की कैटेगरी में आएगा। तबकि तीसरा जो है वो इम्पोजिशन, अवोल्यूशन, एवोल्यूशन और रिमिशन, अल्टरेशन, रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स बाय एनी लोकल अथॉरिटी और बॉडी फॉर द लोकल पर्पस। अब यहाँ पर क्लियर दे रखा है लोकल अथॉरिटी, यानी कि लोकल अथॉरिटी के द्वारा यदि कोई भी किसी भी तरीके का कोई बिल लगाना है, उसमें बदलाव करना है या उसको ख़त्म करना है, इससे रिलेटेड भी बिल जो है मनी बिल नहीं कंसिडर किए जाएंगे। तो 3 कैटेगरी अभी हमने समझी थी। तो और ऊपर की जो 7 पॉइंट समझे थे उसमें ये बताया गया कौन-कौन से बिल्स मनी बिल होंगे और कौन-कौन से बिल मनी बिल नहीं कहलाए जाएँगे, वो इन 3 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है, इफ एनी क्वेश्चन अराइजेस वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, द डिसीजन ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज फाइनल, यानी कि कौन से बिल मनी बिल होगा नहीं होगा, तो फाइनल जो पावर है वो किसको दी गई है, स्पीकर को। स्पीकर ये क्लियर करेंगे कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं है। उसका उनका जो डिसीजन होगा इस रिगार्ड में कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ और इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और इवन द प्रेसिडेंट, यानी कि यहाँ एक स्पष्ट रूप से कह रखा है कि यदि स्पीकर ने किसी भी बिल को ये कंसिडर कर दिया कि ये बिल मनी बिल है, तो उनका जो डिसीजन है वो फाइनल है। इसको ना ही तो कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, ना ही इस पर पार्लियामेंट में, और यहाँ तक कि प्रेसिडेंट वो उस चीज़ को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो फाइनल जो पावर दी गई है वो मनी बिल के संबंध में दी गई है स्पीकर को। तो व्हेन अ मनी बिल इज ट्रांसमिटेड टू द राज्यसभा फॉर रिकमेंडेशन एंड प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर एसेंट, द स्पीकर एंडोर्स इट एज अ मनी बिल, यानी कि जब कभी भी एक बिल मनी बिल लोकसभा से पास होकर राज्यसभा जाता है उसकी रिकमेंडेशंस के लिए, मतलब जो भी उस पर सुझाव है वो अपने दे सकें, और वहाँ से भी पास होकर और वो प्रेसिडेंट के पास पहुँचता है, तो प्रेसिडेंट जो स्पीकर जो है उस बिल पर एंडोर्स करते हैं, यानी उस पर एक सर्टिफाई करते हैं, जिससे कि ये क्लियर हो जाए कि ये बिल जो है वो एक मनी बिल है। Next is the constitution laid down a special procedure for the passing of money bill in the parliament. A money bill can only be introduced in the Lok Sabha and that too on the recommendation of the president. यानी कि एक स्पेशल प्रोसीजर बताया गया है पार्लियामेंट में मनी बिल के संबंध में। एक मनी बिल होगा वो केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा और किसकी सिफारिश पर, प्रेसिडेंट की। एवरी सच बिल इज कंसिडर्ड टू बी अ गवर्नमेंट बिल एंड कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली बाई अ मिनिस्टर, कि ऐसे बिल जो हैं वो कंसिडर किया जाएंगे कि वो एक गवर्नमेंट बिल है, मतलब एक सरकारी बिल है। तो सरकारी बिल होने का मतलब क्या है कि वो केवल और केवल एक मिनिस्टर के द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। पार्लियामेंट का कोई भी अन्य मेंबर जो है वो मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता है, केवल मिनिस्टर ही उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट, आफ्टर अ मनी बिल इज पास्ड बाय द लोकसभा, कि जैसे ही एक बिल लोकसभा पास कर देती है और वो राज्यसभा में जाता है, तो राज्यसभा में क्या है कि उसके पास कुछ रेस्ट्रिक्टेड पावर है विद रिगार्ड टू दी मनी बिल। इट कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड अ मनी बिल, यानी कि ना ही तो वो क्या रिजेक्ट कर सकती है, राज्यसभा मनी बिल को रिजेक्ट भी नहीं कर सकती है, और ना ही तो वो उसमें अमेंड कर सकती है। वो केवल और केवल ओनली मेक द रिकमेंडेशन, जो भी उसके अपने एक सुझाव हैं वो दे सकती है, और उसके बाद उस बिल को, मनी बिल को लोकसभा में रिटर्न करना होता है, और वो भी कितने दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर। वेदर विद और विदाउट द रिकमेंडेशंस, या तो अगर उसे लगता है कि हाँ आप कुछ रिकमेंडेशन देनी चाहिए तो राज्यसभा अपनी रिकमेंडेशन देती है, और अगर नहीं है तो वो बिना रिकमेंडेशन के 14 दिन के अंदर जो है वो लोकसभा को वापस करना होता है। द लोकसभा कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑल या एनी ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा। अब राज्यसभा ने जो भी रिकमेंडेशन दी थी, अब ये लोकसभा के पास अधिकार है कि वो उसकी रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करे, या किसी को भी कर ले, या सभी रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर ले, या उनकी जो रिकमेंडेशन उनको रिजेक्ट कर दे। तो इसमें राज्यसभा कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकती। तो यहाँ कह सकते हैं कि लोकसभा पे एक विशेष अधिकार है मनी बिल के संबंध में।
If the Lok Sabha accept any recommendation, the bill is then deemed to have been passed by both the house in modified form. यानी कि यदि राज्यसभा ने कहा कि भाई हमें ये दो प्रोविजंस इसके सही नहीं है, इनमें आप ऐसे ऐसे बदलाव कर दिए, ठीक है, उन्होंने कहा और लोकसभा ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने दो प्रोविजंस में बदलाव कर दिए, तब ये माना जाएगा कि ठीक है, इस बिल को एक मॉडिफाइड फॉर्म में, मतलब पहले जो फॉर्म थी उसमें नहीं, बल्कि इसमें क्या है कि थोड़ा चेंज करने के बाद इसको दोनों सदनों की सहमति से पास कर दिया गया है और फिर वो प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है। एंड इफ द Lok Sabha does not accept any recommendation, the bill is then deemed to have been passed by both the house in the form of original passed by the Lok Sabha without any change. यानी कि लोकसभा जब अगर एक्सेप्ट नहीं करती राज्यसभा की रिकमेंडेशन को, तब ये माना जाता है कि ओरिजिनल फॉर्म में जो बिल है वो लोकसभा और राज्यसभा ने पास कर दिया है। If the Rajya Sabha does not return the bill to the Lok Sabha within the 14 days, the bill is deemed to have been passed by both the house in the form of originally passed by the Lok Sabha. यानी कि यहाँ पर ही ये बात कही गई है कि यदि राज्यसभा के पास अधिकार है, केवल केवल वो मनी बिल को अपने पास 14 दिन तक के लिए रख सकती है। अगर 14 दिन तक उन्होंने कोई उस पर डिसीजन नहीं लिया या उसको पास नहीं किया, तो ये माना जाएगा कि राज्यसभा ने भी वो बिल पास कर दिया है और कैसी ओरिजिनल फॉर्म में। Thus, the Lok Sabha has more powers than the Rajya Sabha with regard to the money bill. On the other hand, both the house have equal power with regard to an ordinary bill. तो यहाँ पर देखो क्या है कि मनी बिल के संबंध में एक जो ज़्यादा पावर दी गई है वो लोकसभा को दी गई है। राज्यसभा को तो आप ये कह सकते हो कि उनके पास तो बिल आना या ना आना एक फॉर्मेलिटी दे दी गई है कि एक सदन है, तो उनको भी ये एहसास नहीं हो कि कोई बिल पास किया गया है लेकिन उन्हें इस चीज़ को पता भी नहीं है। इसीलिए वो राज्यसभा में भेजा जाता है ताकि वो एक ओवरव्यू ले सकें मनी बिल पे, और लेकिन जो मेन पावर है वो है लोकसभा के हाथ में। और अगर मनी बिल के अलावा ऑर्डिनरी बिल की बात करें तो उसमें दोनों हाउसेस के पास इक्वल पावर होती है। फाइनली व्हेन अ मनी बिल इज प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट, he may either give his assent to the bill or withhold his assent to the bill, but cannot return the bill for reconsideration of the house. Normally, the president gave his assent to a money bill as it is introduced in the parliament with his prior permission. अब इसमें क्या देखो कि जब दोनों सदनों ने एक बिल मनी बिल पास कर दिया, उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है, तो प्रेसिडेंट के पास दो ऑप्शन होते हैं कि या तो वो अपनी सहमति उस बिल पर दे दें या विद होल्ड कर लें अपनी एसेंट, लेकिन वो रिटर्न नहीं कर सकते हाउस के लिए कि आप मनी बिल को एक बार दोबारा से रिकंसिडरेशन के लिए वापस नहीं कर सकते हैं। तो दो पावर है, या तो वो दे दें या विद होल्ड कर लें। अब प्रेसिडेंट ज़्यादातर क्या है कि वो अपनी एसेंट दे ही देते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में जब कभी भी मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है तो पहले प्रेसिडेंट की परमिशन ली जाती है, उसके बाद ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर प्रेसिडेंट अपनी सहमति इस पर नहीं देते हैं तो इसमें मतलब क्या होगा कि पहले तो हमने परमिशन ली, आपने कहा कि इंट्रोड्यूस करो भाई, हम लेकर आए बिल को, अब आप मना कर रहे हो, तो ये एक तरीके का पार्लियामेंट्री जो हमारा सिस्टम है उसके हिसाब से सही नहीं होगा। ये आपने परमिशन भी दे दी और आप उस चीज़ को पास भी नहीं कर रहे। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो मनी बिल प्रेसिडेंट जो है अपनी उस पर सहमति देते ही देते हैं। अब यहाँ पर जो भी डिफरेंसेस हैं ऑर्डिनरी बिल को लेकर मनी बिल को लेकर, वो एक टेबल में बताए गए हैं, तो उसको हम देखते हैं कि ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल में क्या डिफरेंस होता है। तो पहला क्या है कि इट कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर इन द लोकसभा और द राज्यसभा। तो या तो इसको लोकसभा में, ऑर्डिनरी बिल है तो लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राज्यसभा में, मतलब किसी भी हाउस में इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जबकि मनी बिल की बात करें तो इसको केवल और केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। ऑर्डिनरी बिल के इट कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर बाय अ मिनिस्टर और बाय अ प्राइवेट मेंबर, यानी कि संसद, कोई भी सांसद मेंबर जो है, कोई भी सदस्य जो है ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन मनी बिल को केवल और केवल क्या मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस करेंगे, कोई दूसरा व्यक्ति इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। तीसरा है इट इज़ इंट्रोड्यूस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि ऑर्डिनरी बिल को पास मतलब इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसे पेश करने के लिए प्रेसिडेंट से सहमति, उनकी जो परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि मनी बिल के लिए ये नेसेसरी है, ये केवल केवल इंट्रोड्यूस जब ही किया जाएगा जब उस पर प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ले ली जाएगी। फोर्थ वन इज है इट कैन बी अमेंड और रिजेक्ट बाय द राज्यसभा। ऑर्डिनरी बिल राज्यसभा पास कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है, उसमें संशोधन भी कर सकती है, जैसा वो चाहे वो कर सकती है, उसके पास बराबर पावर है। जितनी पावर लोकसभा के पास है उतनी ही पावर जो है वो राज्यसभा के पास है किसी भी सामान्य बिल को लेकर। वहीं अगर हम बात करें और मनी बिल को, तो इट कैन नॉट बी अमेंड और रिजेक्ट बाय द राज्यसभा। द राज्यसभा शुड रिटर्न द बिल विद इन द 14 डेज, यानी कि राज्यसभा ना ही तो उसको अमेंड कर सकती है मनी बिल को और ना ही उसको रिजेक्ट कर सकती है, और बल्कि क्या है कि उसको 14 दिन के अंदर अंदर वापस करना होगा बिल। फिफ्थ पॉइंट है
इट कैन बी डिटेन्ड बाय द राज्यसभा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, यानी कि ऑर्डिनरी बिल जो है वो राज्यसभा कितने समय के लिए रख सकती है? केवल 6 महीने तक अपने पास रख सकती है। अगर वो 6 महीने तक कोई एक्शन नहीं लेता कोई बात नहीं, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा ही जैसे ही टाइम जो ऊपर जाता है, तो प्रेसिडेंट को भी ये लगने लगता है कि दोनों जो सदन है उनके बीच में मतभेद है उस बिल को लेकर। एक डेडलॉक की सिचुएशन राइज़ हो चुकी है। फिर क्या है कि अगर उन्हें लगता है कि वो बिल अगर पास कराना है तो जॉइंट सिटिंग का प्रोविज़न वो कराते हैं। वहीं अगर मनी बिल की बात करें तो इट कैन बी राज्यसभा डिटेन कितने समय के लिए कर सकती है? ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन के लिए केवल। 14 दिन के अंदर-अंदर उसे अपना एक डिसीज़न लेना होगा, अन्यथा ये माना जाएगा कि उसने अभी पास कर दिया है वो। इट डज़ नॉट रिक्वायर द सर्टिफिकेशन ऑफ द स्पीकर, यानी कि सामान्य ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए या लोकसभा से राज्यसभा में भेजने के लिए ज़रूरी नहीं है कि इसमें स्पीकर अपना सर्टिफ़ाई करें कि ये एक ऑर्डिनरी बिल है। जबकि मनी बिल के केस में ऐसा है, ज़रूरी है कि स्पीकर जो है उसको सर्टिफ़ाई करते हैं कि ये एक मनी बिल है। 7th पॉइंट है, इट इज सेंट फॉर द प्रेसिडेंट्स एसेंट ओनली आफ्टर बीइंग अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस इन केस ऑफ अ डेडलॉक ड्यू टू डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेस अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस कैन बी समन्ड बाय द प्रेसिडेंट टू रिजॉल्व द डेडलॉक। यानी क्या है, ऑर्डिनरी बिल के केस में क्या है, जब तक दोनों सदनों के द्वारा पास नहीं कर दिया जाता बिल, वो प्रेसिडेंट के पास नहीं जाता है। मतलब दोनों सदन जब पास कर देंगे तभी प्रेसिडेंट के पास जाएगा उनकी सहमति के लिए। अगर कोई भी डिसएग्रीमेंट है उस बिल को लेकर दोनों सदनों के बीच में, तो एक जॉइंट सिटिंग की जाती है, एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, ताकि जो भी उस डेडलॉक है उस बिल को लेकर, ठीक है, उसको रिज़ॉल्व किया जा सके। वहीं हम बात करें मनी बिल के संबंध में, तो इट इज़ सेंट फॉर द प्रेसिडेंट एसेंट इवन इफ इट इज़ अप्रूव्ड ओनली बाय द लोकसभा, देयर इज़ नो चांस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेस एंड देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग। इसमें क्या है कि दोनों सदनों के लोकसभा के पास ही मेन पावर है मनी बिल के संबंध में, कि यदि मनी बिल को लेकर राज्यसभा में कोई भी डिसएग्रीमेंट होता है, तो राज्यसभा की कोई भी बात नहीं मानी जाएगी। उसके पास केवल यही प्रोविज़न, उसके पास राइट है कि वो उस बिल को पास कर दें। नेक्स्ट है पॉइंट 8, इट्स डिफीट इन द लोकसभा में लीड टू द रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट इफ इट इज इंट्रोड्यूस बाय द मिनिस्टर। कि यदि कोई भी एक ऑर्डिनरी बिल किसी मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया, कोई मंत्री अगर उसको लेकर आया है और वो पास नहीं हो पाता लोकसभा में, तो इसका मतलब है कि लोकसभा में जो सरकार की वो हार हो जाती है और उन्हें अपना रेजिग्नेशन देना पड़ता है ऑर्डिनरी बिल के केस में। और ऐसा ही मनी बिल केस में, इट्स डिफीट इन द लोकसभा लीड टू द रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट। कि यदि मनी बिल भी लोकसभा से पास नहीं हो पाता है, तब भी सरकार को क्या है कि अपना रिजाइन देना पड़ेगा। 9th पॉइंट है, इट कैन बी रिजेक्टेड अप्रूव्ड और रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट। यानी कि कोई भी ऑर्डिनरी बिल प्रेसिडेंट रिजेक्ट कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं और उसको रिटर्न भी कर सकते हैं हाउसेस के लिए कि उस बिल को दोबारा से एक बार रिकंसिडर करें। तो ये ऑप्शंस अंदर राइट्स होते हैं प्रेसिडेंट के पास। जबकि मनी बिल के केस में इट कैन बी रिजेक्टेड और अप्रूव्ड बट कैन नॉट बी रिटर्न फॉर द रिकंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट। यानी कि प्रेसिडेंट साहब रिजेक्ट कर दें मनी बिल को या उसको अप्रूव कर दें, लेकिन रिटर्न नहीं कर सकते हाउस के लिए। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं दोनों ऑर्डिनरी बिल और एक मनी बिल के। मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल जो है उनके बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं वो हमने भी कवर किए। अब जो होगी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फाइनेंशियल बिल्स, कि जो फाइनेंशियल बिल्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं और कौन-कौन से बिल्स फाइनेंशियल बिल की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था कि मनी बिल, ऐसे ही फाइनेंशियल बिल हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन 2-3 ये उठते हैं कि क्या जो फाइनेंशियल बिल्स हैं वो मनी बिल्स होते हैं या मनी बिल्स जो है वो फाइनेंशियल बिल्स की कैटेगरी में आता है। तो ये जो कन्फ्यूजन है और इनके बीच में जो डिफरेंसेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए और देखिए वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो।